केमिस्ट्री के क्यूट से चैनल हेलो स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है और स्वागत भी तहे दिल से है। देखिए, आज हम बात करेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण कैसे निकालना है। और जो बोर्ड में शून्य कोटि और प्रथम कोटि से ही अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि जो ज्यादा वेटेज है 99% वेटेज है वो शून्य कोटि और प्रथम कोटि से है। आप देख लीजिए पीएमटी आईआईटी की सीट या बोर्ड लेवल का कोई भी आप न्यूमेरिकल देख लीजिए तो और हमारे बोर्ड लेवल में तो शून्य कोटि और प्रथम कोटि से सीधा डेरिवेशन यानी कि समाकलित वेग समीकरण पूछा जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि शून्य कोटि अभिक्रिया में समाकलित वेग समीकरण कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, मैं एक रिएक्शन लिखता हूं कि ए यहाँ पे अभिकारक है और यह उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट बनाता है। और 99% केसेज में ये ही बेसिक रिएक्शन है, यानी कि आपकी जो एनसीईआरटी बुक में भी यही दे रखी है। 1% होगी उसके अपन अलग से स्टडी करेंगे। अब देखिए, अपन इसके लिए शून्य कोटि इसको दर्शाने के लिए इसका वेग नियम समीकरण या व्यंजक लिखते हैं। तो वो अपन पीछे वाली क्लासों में स्टडी किया है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि वेग यानी कि स्मॉल आर एक समानुपाती किसके है, अभिकारकों की सांद्रता के है। और अभिकारक कौन है, यहाँ पे ए है। अब यह शून्य कोटि की है तो इसकी घातांक कितना लगा देंगे, शून्य कर देंगे। अब देखिए, जैसे अपने समानुपाती के साइन को हटाते हैं तो ये एक नियतांक के आ जाता है और ये हमारा समाकलित ये वेग नियम व्यंजक हमें प्राप्त होता है। तो इसको लिख देंगे वेग नियम व्यंजक, या इसको समीकरण के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि वेग नियम समीकरण। अब देखिए, यहां पे आप देख सकते हैं कि शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पे निर्भर ही नहीं कर रहा है, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता की घातांक कितनी शून्य है और जिसकी घातांक शून्य होती है उसका मान 1 होता है। लेकिन बच्चे धारणा ये बना लेते हैं कि यहां पर जो अभिकारक है ए, इसकी कंसंट्रेशन नियत रहती है, नियत नहीं रहती है। इसकी कंसंट्रेशन समय के सापेक्ष यानी कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है इसकी कंसंट्रेशन घटती जाती है, जबकि अभिक्रिया का वेग इस पे निर्भर ही नहीं है, याद रखिए। अब देखिए, ये हमारे पास वेग नियम व्यंजक आ चुका है। अब आप ऐसे देखिए कि अपन ने वेग का और फॉर्मूला पढ़ा था क्या, हाँ पढ़ा था, औसत वेग में और तात्क्षणिक वेग में पढ़ा था। तो अपन लिख देंगे कि वेग इक्वल टू, यहां पे अपन ने अभिकारक के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो माइनस आता है क्योंकि अभिकारक समय के सापेक्ष घट रहा है, तो डी ए अपॉन डी टी। और यहाँ पे यदि अपन प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो अपन प्लस लिखते हैं, तो इसको लिख देंगे डीपी अपॉन dt, यानी कि ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंजिंग है और ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंजिंग है। तो आप देखिए कि हमारे पास दो फॉर्मूले आ चुके हैं और अपन ने इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और एक इसका करेंगे। इसका क्यों करेंगे, क्योंकि अपन किसके रेस्पेक्ट में बात करें, अभिकारक के रेस्पेक्ट में ही अपन बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जो इसकी कोटि डिसाइड की जाती है वो अभिकारक के रेस्पेक्ट में की जाती है। अब देखिए, इसका जो एलएचएस पार्ट है ये क्या है, बराबर है, तो अपन दोनों अभिक्रियाओं को बराबर कर देते हैं। तो लिख देंगे माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू, ये हो जाएगा के और ए की सांद्रता। अब देखिए यहां पर t बराबर 0 सेकेंड पे अपन बात करते हैं तो अभिकारक की कंसंट्रेशन अपन यहां पे मान लेते हैं A0, यानी कि प्रारंभिक इनिशियल कंसंट्रेशन है। जैसे ही अपन समय को बढ़ाते हैं यानी कि t सेकेंड पर अपन बात करते हैं तो इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी 80, यानी कि t सेकेंड पर इसकी कंसंट्रेशन है किसके, अभिकारक की कंसंट्रेशन। तो अब देखिए यहां पर ये वैल्यू अपन ने लिखी है तो इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं के, और ये तो 1 हो गया है तो इसको लिख देंगे के dt और दोनों तरफ पे अपने समाकलन का साइन लगाते हैं। यहाँ पे जो कंसेंट्रेशन है ये कितनी है, A0 से 80 तक है, तो अपन इसकी यहाँ पे
लिमिट पुट कर देंगे a0 और ये हो जाएगा t। यहाँ पे जो टाइम है इसकी भी लिमिट कितनी है, 0 सेकंड से t सेकंड तक, तो 0 से t ये अपन इसकी लिमिट पुट कर दिए। अब देखिए यहाँ पे कि अपन इसको यहाँ पे जो माइनस है इसको बाहर लेते हैं और ये हो जाएगा a0 80 और ये dA इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, ये भी समाकलन के साइन के बाहर आ जाएगा और अंदर आएगा dt, और यहाँ पे 0 से t समय तक इसकी लिमिट है। तो अपन इसको यहाँ पर सोल्व कर देते हैं। देखिए dA का समाकलन होता है a, तो a और इसकी लिमिट a0 से 80 हो जाएगी इक्वल, यहाँ पे नेगेटिव k, और जो यहाँ पे dt का समाकलन है वह t हो जाएगा, तो लिख देंगे यहाँ पे t और इसकी लिमिट 0 से t तक है। इसको अपन जैसे ही सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 80 माइनस a नोट इक्वल टू, और ये माइनस k और t माइनस 0, तो ये हमारे पास 80 माइनस a0 इक्वल टू माइनस kt, ये समीकरण आ चुकी है। इसको अपन थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा at इक्वल टू माइनस kt प्लस a0। तो ये हमारी मेन फंडामेंटल इक्वेशन हो चुकी है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, और इससे आप अधिकतर क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे जो 80 है ये क्या है, तो 80 हो जाएगा ये t सेकंड पे, यानी कि t समय पर a अभिकारक की सांद्रता, और ये जो a0 है ये हो जाएगी प्रारंभिक की सांद्रता, और यहाँ पे k है, इसको आप जानते हैं ये वेग स्थिरांक या वेग नियतांक के नाम से जाना जाता है, और इस t को तो आप जानते हैं ये समय हो जाएगा सेकंड या मिनट में। तो ये हमारे पास मूल इक्वेशन आ चुकी है। अब देखिए अपन t सेकंड पर अभिकारक की सांद्रता तथा t समय में ग्राफ बनाते हैं तो हमें क्या रिजल्ट प्राप्त होता है वो हमें देखना है। हमारी समीकरण ये होगी at इक्वल टू माइनस kt प्लस a0। तो आप देखिए ये समीकरण किस समीकरण से मेच खाती है, तो लिख देंगे कि y इक्वल टू mx प्लस c, और ये समीकरण किसकी, सरल रेखा की यानी कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ की समीकरण है। अब देखिए कि y अक्ष पे t सेकंड पर सांद्रता हो जाएगी ए अभिकारक की, और यहां पे लिख देंगे अपन समय, और ये हमारी सांद्रता 80 होगी। लेकिन यहाँ पे देखिए जो अपन ने जो m लिया है, ये m क्या, ये डाल है, ये डाल नेगेटिव है, तो अपन भी यहाँ पे नेगेटिव लगा देते हैं। तो इस समीकरण को, ये ग्राफ को बनाते हैं, तो ये ग्राफ आ गया। अब इसका जो यहाँ पे अंतःखंड है एनोड, ये अंतःखंड हो गया है, यहां से यहां तक एनोड अंतःखंड है, और ये हमारा डाल हो गया है, डाल हो जाएगा डाल इक्वल टू tan थीटा माइनस के। तो इस प्रकार अपने इसका ग्राफ देख सकते हैं। आप देखिए कि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, जो टी सेकेंड पे अभिकारक की सांद्रता घटती जा रही है। तो शून्य कोटि अभिक्रिया का यदि आपको ढाल पूछा जाए तो क्या बताना है, उसका ढाल नेगेटिव बताना है। जो ये दे रहा है वो tan थीटा इक्वल टू माइनस के, यानी कि इसका ढाल माइनस के वेग स्थिरांक के बराबर है। तो ये हमारा इसका ग्राफ भी हो गया। अब आप देखिए इसका अपने अर्धायुकाल देखते हैं। अर्धायुकाल देखने से पहले आप इसमें देखिए कि जो शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग है
ये अभिकारक की सांद्रता से स्वतंत्र रहता है। तो अपन नोट में लिख देंगे कि शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग या दर अभिकारक के सांद्रता से या लिख दे सांद्रता पर निर्भर नहीं रहता है, पर निर्भर नहीं करता है। देखिए आपको कई बार इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि t बराबर 1 सेकंड पे अभिकारक की सांद्रता 4 मोल प्रति लीटर है, और यहां पर t इक्वल टू 2 सेकंड पे 2 मोल प्रति लीटर हो गई, और ये शून्य कोटि की अभिक्रिया दे रखा है। तो इसका वेग क्या होगा? तो आप बताएंगे कि ये इसका वेग अभिकारक की सांद्रता पे निर्भर ही नहीं है। आप देखिए इसकी घातांक कितनी शून्य है। तो ये अपन इसका नोट पॉइंट देखा है। अब इसके बाद में अपन देखते हैं अर्धायुकाल क्या होता है। तो इसको आप पोज करके उतार लीजिए। अर्धायुकाल का जो बेसिकली मीनिंग है वो आप समझिए। देखिए अर्धायुकाल को रिप्रेजेंट किया जाता है टी हाफ के द्वारा। इसका मतलब क्या है? आप देखिए किसी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, ये देखिए प्रारंभिक सांद्रता है और ये अभिकारक है। इस अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता का आधा होने में लिया गया समय ही अर्धायुकाल कहलाता है। यहाँ पे ये हमारा अर्धायुकाल का सूत्र हो गया। और अपन इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे कि वह समय जिसमें अभिकारक की, याद रखिए अपन यहां पे प्रारंभिक लिख रहे हैं, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता का आधा होने में लिया गया समय ही अर्ध आयुकाल कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन हो चुकी है। आप इसको और तरीके समझिए। देखिए यदि आपको ये बोला जाए कि T3/4 का मतलब क्या है, तो आप बताएंगे कि किसी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता का 3/4 होने में लिया गया समय, उसका T3/4 कहलाता है। या आपको ये बोल दिया जाए कि T1/4, तो आप बोलेंगे कि किसी भी अभिकारक का 1/4 होने में लिया गया समय ही टी हाफ कहलाता है। या आप बता सकते हैं, या आपको बोल दिया जाए कि यहां पर है कि T5/7, तो इसका मतलब क्या है? तो आप बोलेंगे कि किसी भी अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रता के 5/7 होने में लिया गया समय। तो इसका आप जो अर्धायुकाल और 3/4 अर्धायुकाल और यहाँ पे 1/4 अर्धायुकाल के बारे में आप समझ चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए आप कि ये जो हमारी वैल्यू है ये अपन इस सूत्र में पुट करते हैं। तो ये सूत्र हमारे पास ही हो जाएगा AT इक्वल टू -KT प्लस A0। तो ये वैल्यू अपन इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा A0 इक्वल अपॉन 2 इक्वल टू -KT प्लस A0। और इसको अपन इस साइड में लेके आते हैं तो ये हो जाएगा A0 माइनस A0/2 इक्वल टू, यहाँ पे ये हो जाएगा KT। ये इस साइड में गया और ये इस साइड में आके आया। तो देखिए इसको अपन सोल्व करते हैं तो A0 माइनस A0/2 इक्वल टू KT, और इसको अपन आगे सोल्व करते हैं तो A0/2 और ये KT।
अब देखिए टी अपन ने कौन सा लिया है, ये टी हाफ वाला लिया है, क्योंकि ये हाफ वाली वैल्यू अपन इसमें पुट करें तो इसको क्या मानेंगे, इसको टी हाफ मानते हैं, और इसको भी अपन टी हाफ मानते हैं, ये भी टी हाफ हो जाएगा। टी हाफ का मतलब है अर्धायुकाल। तो हमारे पास अर्धायुकाल का फॉर्मूला क्या आ चुका है कि टी हाफ इक्वल टू प्रारंभिक सांद्रता अपोन 2k। तो ये अर्धायुकाल का हमारे पास इंपोर्टेंट फॉर्मूला आ चुका है। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि जो शून्य कोटि अभिक्रिया की दर है वह अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, लेकिन इसका अर्धायुकाल आप देखिए इसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करा है। तो अपन इसको क्या लिख देंगे, देखिए गौर कीजिए, टी हाफ इक्वल टू A0 और 2k, और ये A0 क्या है, यह इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है, यानी कि प्रारंभिक सांद्रता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए यहाँ पे अंतिम सांद्रता नहीं है, ये प्रारंभिक सांद्रता है। तो इस जैसे ही अपने इस बराबर के साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर समानुपाती का साइन आएगा, और समानुपाती का साइन जैसे ही लगाते हैं तो जो कांस्टेंट होते हैं वो हट जाते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट कौन है, एक तो 2 है, और के यानी कि वेग स्थिरांक भी कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास नया संबंध आ गया है। तो अपन नोट में क्या लिखेंगे कि शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल यानी कि टी हाफ, इसको बोलते हैं अर्ध आयुकाल। अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये अपने शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण अपने आपको समझा है, और यहां से आपका बेस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो भी चुका है। और आप पढ़ते रहिए, इसको आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, नोट्स बनाइए, और मिलेंगे अगली कक्षा में नई जुनून का जोश के साथ प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए।